बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कुछ टेक्निकल टर्म्स। ये लेक्चर नंबर 2 है प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर। तो पिछला लेक्चर आपने लेक्चर 1 ज़रूर देख लिया होगा, जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक्स प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ बताया गया था कि इनफैक्ट हम प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, 3 टेक्निकल टर्म्स हैं। एक का नाम लेवल है, एक यूनिट है और एक रियल में टर्म है। टर्म हम किसे कहेंगे, प्रोपोर्शन में टर्म से क्या मुराद है। एक तो हम टर्म यहाँ पे भी कहते हैं कि जैसे टेक्निकल टर्म्स का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो टर्म्स हैं इससे मुराद कोई डेफिनेशन का कोई पार्ट या कोई एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट, कोई पॉइंट हो सकता है। लेकिन जब हम प्रोपोर्शन में स्पेसिफिकली हम टर्म कहेंगे तो उससे मुराद के टर्म क्या है, इसको हम डेफिनेशन से भी अंडरस्टैंड करते हैं और इसका एक और नाम भी है, उससे भी हम इसको देखते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इन तीनों का आपको सेग्रीगेट करना या डिफ्रेंशिएट करना। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने और उसके फॉर्मेट बनाने में। क्योंकि आमतौर पर गलती ये होती है कि होता लेबल है, लिखना हमने लेबल होता है, लेकिन वहाँ पर हम उसका यूनिट लिख देते हैं। हालांकि जो तरीकाकार है वो नीचे एक एग्जाम्पल भी है इसके साथ, उससे भी मैं आपको कोशिश करूँगा इसको समझाने की। इसी के ऊपर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बेस कर रहे होंगे। और इसके अंदर एक चीज़ हम सीखेंगे एरो लगाने का, कि जो एक एरो हम प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं कि जी उसको कैसे लगाना होता है, उसके को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है कुछ टेक्निकल टर्म्स की। फॉलोइंग आर सम टेक्निकल टर्म्स वी मस्ट नो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ द प्रोपोर्शन। कि अगर आप क्वेश्चंस प्रोपोर्शन के सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो आप देख लीजिए। ये होगा MCQs में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता क्वेश्चन सॉल्व करने के आ जाए शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो मीन्स कि ये हमें पता होना चाहिए, उससे हमें फॉर्मेट समझने में आसानी रहेगी। पहली जो टर्म है वो है लेबल। लेबल, अब ये लेबल क्या होता है, तो वो कहता है कि इन प्रोपोर्शन लेबल इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और सम मेजरमेंट। कि यानी जो लेबल होता है वो क्या होता है कि ये नाम होता है। लेबल कहते हैं ना, नाम होता है। तो ये नाम किसका होगा, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, या किसी मेजरमेंट का भी नाम हो सकता है। मीन्स के कोई एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अब नीचे वो बात कर रहा है कि लेबल हैज इट्स ऑन यूनिट। हर लेबल का अपना एक यूनिट होता है। हर लेबल का अपना एक यूनिट होता है। ये हम आगे यूनिट के ऊपर भी बात कर रहे हैं। लेबल में बी फिजिकल, जैसा कि लेबल जब चीज़ों में अगर हम देखें तो जैसे एप्पल है, टेबल है, कंप्यूटर है। आदमियों में हम देखें यानी पीपल पर्सन में तो उसमें मैन है, एटसेट्रा। तो मीन्स के ये एप्पल, टेबल, कंप्यूटर, मैन, वुमन, इस तरह करके कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो लेबल में भी फिजिकल और नॉन फिजिकल। ये नॉन फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, जो कि इंटेंजिबल है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में है। जैसा कि स्पीड होगी, स्पीड भी एक लेबल है, नाम है। टेम्परेचर, ये भी एक लेबल है, नाम है। डिस्टेंस, ये भी एक लेबल है, नाम है। कॉस्ट, सेल्स, एटसेट्रा। अब ये कॉस्ट, सेल आप छू तो नहीं सकते हो कॉस्ट को, सेल को, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्टेड नाउन्स हैं। ये एक यानी जो लेबल है ये एक नाउन है, ये एक नेम है किसी चीज का, पर्सन, प्लेस और थिंग का, या मेजरमेंट का, या एब्स्ट्रैक्ट का। कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी कॉन्सेप्ट का नाम हो सकता है। तो मीन्स के जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो वो लेबल कहलाएगा। तो उसको हम देखते हैं आने वाले क्वेश्चन में कि हम लेबल सबसे टॉप पर आपने लिखना होता है इसके अंदर। उसके बाद दूसरी चीज है इसके अंदर यूनिट। मेजरमेंट और द काउंट ऑफ द लेबल इज कॉल्ड इट्स यूनिट। जो उसकी मेजरमेंट है, मतलब आप मेजरमेंट उसकी जो ले रहे हो वो किस यूनिट में ले रहे हो। जैसे कि एप्पल है तो एप्पल जो है वो आपके पास आमतौर पर केजी के अंदर आ जाते हैं। अंडे हैं तो वो दर्जन में आ जाते हैं, डजन्स हम उसके लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से माल्टे हैं तो वो दर्जन में आ जाते हैं। अब तो खैर किलो में बिकना शुरू हो गए, वो अब तोल के देना शुरू हो गए। तो मीन्स कि ये उसके क्या है, ये यूनिट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से शुगर है, व्हीट है तो ये केजी में, टन के अंदर। तो मतलब यूनिट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो है तो यूनिट ही। जैसे डिस्टेंस है तो उसके अंदर भी आपके पास किलोमीटर होता है, जैसे लेंथ है तो उसके अंदर सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे होते हैं। मतलब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो ये यूनिट है, मतलब हर लेबल की एक ना एक यूनिट है। अब आदमी की यूनिट क्या है, जैसे पर्सन के बारे में डेटा तो मीन्स हाउ मेनी पर्सन आर देयर। वोट हुआ तो उसके अंदर होता है ना, वोट गिने जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। वो क्या अल्लामा इकबाल का शेर था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो मतलब क्या है कि उसमें गिनने पर है, काउंट पर है। तो ये काउंट पे बेस करता है। तो फॉर एग्जाम्पल द एप्पल इज द लेबल एंड द केजी माइट बी इट्स यूनिट। लेबल एंड द यूनिट आर द डिफरेंट थिंग। लेबल और चीज होती है और यूनिट और चीज होता है। यहीं पे हम गलती करते हैं कि हम यूनिट लिख देते हैं, हालांकि लेबल लिखना होता है। तो लेबल एंड द यूनिट्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स।
एनीहाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर टर्म्स है वो टर्म है इटसेल्फ, उसको हम टर्म, इसको हम क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको टर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या थी, एक्सट्रीम मीन्स के हवाले से अगर आपको याद हो, एक्सट्रीम की डेफिनेशन थी पिछले लेक्चर में आपको बताया, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम, पहली और चौथी टर्म को एक्सट्रीम कहते हैं। तो टर्म पे तो वो वैल्यूज थी, टर्म्स पे तो वैल्यूज थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वैल्यूज हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। इसको आप क्वांटिटी कह सकते हो, आप आसानी के लिए इसको चाहो तो आप इसको क्वांटिटी कह सकते हो। सो टर्म्स आर द वैल्यूज ऑफ द गिवन लेबल, यानी एक दिया गया लेबल है तो यानी उसकी वो साथ वैल्यू देगा, और वैल्यू असल में उस यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे 5 kg, तो 5 जो है वो एक टर्म है, वो एक क्वांटिटी है, kg उसका यूनिट है, और ये यूनिट किसका है, एप्पल का हो सकता है, kg उसके बाद शुगर का हो सकता है, व्हीट का हो सकता है, कोई भी आपके पास राइस है उसका हो सकता है, या कोई और आइटम हो सकता है। तो मीन्स के टर्म हम किसको कह रहे हैं, क्वांटिटी को कह रहे हैं। तो एक दी गया जो लेबल है उसका जो टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी। एक सिंगल जो रेशो होती है उसके अंदर कम से कम 2 टर्म्स होती हैं, एक सिंगल रेशो में, यानी एक डिवाइड होने वाली वैल्यू और एक डिवाइड करने वाली वैल्यू, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एक रेशो दे रखा है 2:3, इसमें 2 and 3 आर द टर्म्स ऑफ रेशो, ये टर्म्स है। आवर प्रोपोर्शन हैज 4 टर्म्स एंड रेशियोज, एक इन 2 रेशियोज, यानी जो प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर 4 टर्म्स होती हैं, और रेशोज कितनी होती हैं, 2 रेशोज होती हैं। प्रोपोर्शन में 2 रेशो होती हैं और 4 टर्म्स होती हैं, जबकि रेशो के अंदर 2 टर्म्स होती हैं। रेशो इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टर्म्स, रेशो जो होती है वो टर्म्स से फॉर्म की जाती है, मतलब कि एक टर्म और दूसरी टर्म, 2 टर्म्स मिलेंगी तो डिवाइड फॉर्म में जब उसको लिख देंगे तो वो रेशो बन जाएगी, और वही रेशो एक और रेशो आप लिखते हैं और वो लॉजिकली न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो वो प्रोपोर्शन बन जाए। तो यानी रेशोज से आपका प्रोपोर्शन बनता है। तो प्रोपोर्शन इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ रेशोज, और वो अलग बात है कि रेशो के अंदर भी टर्म्स होती है। ठीक है, साथ साथ इसको समझते जाना है, गोल मोल नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सादा और ध्यान से, और मैं बिल्कुल आहिस्ता तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर आपको वीडियो ना समझ लगे कहीं पे थोड़ा बहुत, तो आप इसको पॉज करें, एक बार फिर देखें, फिर सुने, क्योंकि दिमाग इधर उधर होगा ना थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा फोकस्ड रखना है। फोकस्ड रहा तो चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाएंगी आगे इस पॉइंट के ऊपर। रेशो में भी या पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, रेशो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि टेम्परेचर है तो उसके अंदर भी वैल्यूज हो सकती है, टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो कुछ रेशोज हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेशोज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती है, वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, 0 हो सकती है या सिर्फ पॉजिटिव होगी, जिसको कहता है हाउएवर द फ्यू रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी जो है, जो कि आप आईकॉम पार्ट 2 के अंदर छठा चैप्टर है, वो उसकी वीडियोस मौजूद है, वो आप ऑब्वियसली अगर आप आईकॉम पार्ट 1 में है तो आप उसको पार्ट 2 में जाके जरूर देखेंगे उसको। तो इसमें आप देखें कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी एक स्पेशलाइज्ड, आप कह लें कि एक रेशो है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 हो सकती है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो प्रोबेबिलिटी आप उसमें देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी, या 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के दरमियान होगी। तो अब इसको मैं चाहूंगा नहीं एक्सप्लेन करना क्योंकि लंबा चीज निकल जाएगी इसको। तो एनी हाउ प्रोबेबिलिटी एक रेशो है, लेकिन वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कभी नहीं है, यानी नेगेटिव -1 -2 -3 प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। तो खैर ये आपको समझ लगी। तो 3 चीजें हमने अब तक इसके अंदर पॉइंट्स डिस्कस किए, लेबल, उसके बाद यूनिट और क्वांटिटी या टर्म। टर्म भी हम इसको कहते हैं, इसको अगर मेन एक्सट्रीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्म्स, आप इसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज आसान कर दें तो उसका नाम होगा, उसकी मेजरमेंट होगी, या चाहे वो गिनती में है या पैमाइश में है, और उसके अलावा उसकी वैल्यूज होंगी। अब आइए एक इलस्ट्रेशन, इसको हम समझते हैं और एरो को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वो कहता है इफ 15 डजन्स ऑफ एग्स कॉस्ट 750, 15 दर्जन यहाँ पे अंडे हैं और उसकी कॉस्ट है 750, हाउ मच 8 डजन्स ऑफ एग्स कॉस्ट। इसमें अगर 8 दर्जन अंडे हों तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब यहाँ पे आप देखें, हमें सबसे पहले उसके लेबल्स देखने, लेबल है जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये देखें ना कि 15 दर्जन अंडे, इसमें लेबल क्या लग रहा है, डजन या एग्स। एग्स लेबल है, इसका मतलब एग्स है लेबल, और जबकि जो डजन है ये उसका यूनिट है, और 15 ये क्या चीज है, ये 15 उसकी वैल्यू है, जिसको हम टर्म भी कह सकते हैं या उसको क्वांटिटी कह सकते हैं। वैल्यू, टर्म या क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम टॉपिक क्या लिखने होते हैं, उसके लेबल्स, नाम लिखने होते हैं। इसी तरीके से वो 15 डजन ऑफ एग्स की कॉस्ट इतनी है, तो ये इसमें जो कॉस्ट है ये क्या है, ये लेबल है, नाम है, जबकि इसका यूनिट क्या है, अमाउंट, रुपीज।
ठीक है, ये रुपीज जो है ये रुपीज में हो सकता है, डॉलर में हो सकता है, पाउंड में हो सकता है, कोई सा भी यूनिट हो सकता है, यानी जो मनी का जो भी यूनिट है। तो यहाँ पे हम इसको रुपीज में हम ले रहे हैं, तो रुपीज क्या है, ये एक यूनिट है, और जबकि 750 उसकी वैल्यू है, जिसको हम क्वांटिटी कह सकते हैं या टर्म कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले टॉप पे क्या लिखेंगे, उनके लेबल्स। तो लेबल क्या है हमारे पास, एग्स, और इस तरफ क्या है, कॉस्ट। इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट, जो कि आप ऑप्शनल है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नीचे से डजन आ गया और यहाँ पे हमने रुपीज लिख दिया। इसके साथ भी आप ऊपर भी यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये लिख दिया, और उसके नीचे इनकी जो वैल्यूज है, जैसे अब एग्स है तो जो भी डजन में है तो ये इसमें आ जाएंगे, और जो अमाउंट है वो इसमें आ जाएगी। वो कहता है कि 15 दर्जन जो अंडे हैं उनकी कॉस्ट 750 है, तो ये एग्स के अंदर ये 15 लिख दिया, बिल्कुल इसके सामने 750 लिख दिया। और वो कहता है हाउ मच 8 डजन, 8 डजन है तो उसको नीचे 8 लिख दिया, और एग्स कॉस्ट, उसकी कितनी कॉस्ट होगी। अब हमें नहीं पता कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट को तो फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेंगे उसके लिए एक वेरिएबल जिसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, कि एक्स हमने वहां पे लेट कर लिया। ये तो खैर वैल्यू लिखी जाएंगे, मतलब सबसे पहले लेबल आ जाएंगे, उसके यूनिट आ जाएंगे, उसके बाद उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, या क्वांटिटी या टर्म्स आ जाएंगी, तीनों चीजें लिख ली। अब आता है सवाल एरो का। अच्छा, एरो के हवाले से ना बहुत आसान है, कोई इतना ज्यादा लंबी चौड़ी इसके अंदर कहानी या वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन जो है वो रहती है। वो कंफ्यूजन ये है कि एक जो स्कूल ऑफ थॉट ही कह लें, वो ये कहता है कि जी जो इसका एरो है वो आपने एक्स की तरफ लगाना है, जिस तरफ एक्स होना है। मतलब एक्स तो अब ये नीचे है, तो इसका मतलब इसका एरो आना था 750 से एक्स की तरफ, नीचे की तरफ। अच्छा, ये एरो तो लग गया, अब इसको कैसे लगाएं, इसमें तो एक्स नहीं है, तो कंफ्यूजन आ गई। मतलब इसका तो लग गया, तो अब इसके बारे में उनका आंसर ये होता है कि जी इसका एक लग गया है ना, अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें से देखो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर वो डायरेक्ट है तो इसका अगर नीचे की तरफ है तो इसका भी नीचे ही लगा दो, मतलब एरो पे फोकस करो। एरो नीचे है तो इसका भी नीचे कर दो, एरो उसका ऊपर है तो उसका दूसरे का भी एरो ऊपर कर दो। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है ना, एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आने वाले वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर डिटेल में, या तो एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये इस कॉन्सेप्ट से अगर सपोज करो हम इस तरह लगाते हैं एक्स की तरफ, इसका एरो नीचे की तरफ होता, इसका भी नीचे की तरफ होता, लेकिन अगर हम वैल्यूज देखें तो ये देखें ये 15 वैल्यू बड़ी है और 8 छोटी है, तो हम इसको नीचे की तरफ कह रहे हैं, तो एरो नीचे होगा तो उसका मतलब है डाउन हो रही है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इसकी तो वैल्यू बढ़ रही है। इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर आ रही है और हमने एरो नीचे की तरफ साइन उसका दे रखा है। तो मीन्स के इसमें क्या होगा कि एक थोड़ा इशू रहता है इसके अंदर। तो बजाय कि हम ये करने के सादा सिंपल तरीकाकार उसके अंदर ये है कि क्योंकि वैल्यूज बढ़ रही हैं तो हमने उसका एरो ऊपर की तरफ हम देंगे। कैसे हमने करना है, हमने सिंपल फोकस करना है वैल्यूज पर, ना कि एरो के ऊपर। अच्छा, उस तरह आप नीचे दे लें, इसका भी नीचे आ जाए, उससे भी आंसर सही रहेगा, क्योंकि लॉजिक बन जाएगी आपकी, क्योंकि दोनों ही नीचे हैं, वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, यानी एक बड़ी से छोटी की तरफ और दूसरी भी बड़ी से छोटी की तरफ। हम क्या करेंगे, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि एक्स की तरफ करना है या एक्स की तरफ से करना है, हम फोकस करेंगे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। मतलब जो एरो की टेल है वो छोटी वैल्यू की तरफ, जबकि एरो का जो हेड होगा वो बड़ी वैल्यू की तरफ होगा। वो अब क्या है, वो आप इसको देख लें, अगर इसको नहीं है तो। अब ये छोटी वैल्यू 8 है और बड़ी वैल्यू आपके पास 15 है, तो हमने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ इसको एरो दे दिया। जब इसको आप दे दोगे तो इसमें क्या है कि 8 से 15 मतलब वैल्यू बढ़ रही। अब इसका आप अंदाजा लगाएं कि अगर 15 इसकी वैल्यू दे रखी है ना सामने, तो इसका अंदर 15 दर्जन अंडे हैं, उसकी कीमत अगर 750 है। अब उसकी आप देखें क्वांटिटी बढ़ी या कम हुई। क्वांटिटी कम हो गई तो आप सोचें कि उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी। मतलब अंडों की क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, उसकी मिकदार कम हो रही है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट में कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा। हमें क्या करना है कि इसको छोटी सी बड़ी की तरफ, इसका अंदर ये वैल्यू, इसमें ये ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो इसका एरो भी छोटी से बड़ी की तरफ और इसका भी छोटी से बड़ी की तरफ, तो दोनों ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये है एरो का। तो इससे मैंने दोनों बता दिए कि आप चाहें तो एक्स वाली अप्रोच आप अपना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो ये अप्रोच अपना लें, इससे कंफ्यूजन नहीं है। बस आपने लॉजिक को अपने आप को ठीक रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर लेंगे। अच्छा, ये खैर अब ये एरो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो कहता है फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट दैट वी कैन राइट। आप कैसे लिखना है, आप एक फ्रैक्शन बना ले और इसको इक्वल टू करके दूसरा फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंगली लिख ले। पहला लिखें, पहले वाला, ये वाला। अब चूंकि एक रेशो बनानी है तो रेशो सिमिलर में होती है ना, कि ये भी अंडे हैं और ये भी अंडे हैं, इनकी आपस में रेशो बनेगी क्योंकि सेम यूनिट्स में रेशो होती है। तो सेम यूनिट्स तो यही वाले हैं ना, ये दोनों, इधर ये सेम यूनिट है
और इधर ये सेम यूनिट है, सेम यूनिट्स में रेशो बनेगी। अब कैसे लिखना है, पहले वाले को आपने लिखना है, और नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी नीचे आती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। आप बड़ी ऊपर रख के छोटी नीचे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी नीचे आएगी। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, सपोज कर लो कि 15 नंबर में से आपके 8 आते, तो आप 8/15 लिखते ना, 15/8 तो ना लिखते। तो इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी नीचे आ जाएगी। जब ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक बार ये लिखा जाएगा। अब आपने देखना है कि अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसके जो सामने सामने वैल्यूज हैं वो सामने सामने आएंगी। मतलब 8 के सामने क्या है, x, तो इक्वल टू लगा के यहाँ पे भी x आएगा, और 15 के सामने क्या है 750, तो यहाँ 15 के बिल्कुल सामने आएगा 750। मतलब पहली रेशो लिख लेनी है, दूसरी इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर डायरेक्ट है तो सामने सामने वैल्यू सामने सामने आएगी, और अगर इन्वर्स हुआ तो ये वाली रिवर्स हो जाएगी। मतलब 8 के सामने फिर 750 आता और 15 के सामने x आता। बस इतना ही फर्क है डायरेक्ट और इन्वर्स के अंदर। तो खैर, अब जब ये लिखा तो अब आगे तो ये आसान हो गया, बस इतना ही था इसको। अब आगे आप जानते हैं ये एक्सट्रीम्स हैं 8 और 750, और जबकि ये मीन्स है 15 और x। तो अब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6000, तो 6000 की अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड होगा, तो अब जिसको डिवाइड करें तो ये 400 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x 400 है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर 15 दर्जन अंडे जो हैं वो 750 के हैं, तो 8 दर्जन अंडे इसी प्राइस में फिर 400 के होंगे। ले, ये था इसके हवाले से एक टॉपिक जिसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स और एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। फिर भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स पे लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।